स्वागत है आपका मनोज तिवारी टॉक शो में। मेरा नाम है प्रज्ञावत्सल मिश्रा। आज हम पशुओं के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज के मशहूर कैनाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीश चंद्रा, जिन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो पूर्व के पशुधन अधिकारी रहे हैं और डॉग केयर सेंटर प्रयागराज के निदेशक भी हैं। आज हम उनसे पशुओं से जुड़े सारे विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर श्रीश चंद्रा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रा, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे पहले तो आपको इतने सारे अवार्ड से सम्मानित होने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले हमें ये बताने की कृपा करें कि आपकी रुचि वेटनरी की तरफ कैसे हुई, पशुओं की चिकित्सा, वो भी खासकर पालतू और गैर पालतू जानवरों की सेवा, इन सब की तरफ आपकी रुचि किस तरह से हुई? फैक्ट ये है कि हम ह्यूमन के ही डॉक्टर बनना चाहते थे। अच्छा। और शुरू में मेरी बेसिक एजुकेशन बायोग्रुप से थी। अच्छा। और हमारे फादर कमला नेहरू हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल के एरिया में हम लोग रहते थे, वहीं क्वार्टर था। अच्छा। तो उससे ह्यूमन साइड में MBBS करने की इच्छा जागृत थी। हुआ ये कि हमारे घर के पास एक डॉग सिकनेस और बीमार पड़ गया। उसके लिए मैं यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल पे डेली जाता था, इलाज कराता था, लेकिन वो कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस में बच नहीं पाया। अच्छा। तो मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि इन लोगों ने प्रॉपर केयर इसका नहीं किया। ओह। और तब से मेरे अंदर एक रुझान हुआ कि मैं वेटनरी डॉक्टर बनूँ। बाय द वे इसका कंपटीशन का फॉर्म आ गया मेरे पास। अच्छा। हमने भरा और उसमें हमारी 34वीं पोजीशन पूरे उसमें आई। अरे वाह। और डायरेक्ट हम MBBS का मैं फॉर्म भी नहीं भर पाया और मैं CPMT दे भी नहीं पाया। अच्छा, तो आप सीधे वहाँ सिलेक्शन हुआ, लोगों ने कहा जाओ ज्वाइन करो। ज्वाइन किया और डे 1 से हम उसी में लग गए। अच्छा। और 72 में एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है आपका वेटनरी, मथुरा वेटनरी कॉलेज, वहाँ से पास आउट करके हम चले आए। अच्छा, तो बचपन से ही आपकी रुचि ऐसे पालतू जानवरों और इन सब की तरफ थी, एक लगाव था आपका? लगाव था, एनिमल से लगाव था। और अच्छा। उसी में ये घटना घटी, उसी में जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इस प्रोफेशन से, इसलिए। अच्छा। सर, अब हमें ये बताइए कि जानवरों के लिए, मतलब इंसानों के लिए तो तमाम स्पेशलाइजेशंस आ चुकी हैं, हेल्थ के सेक्टर में सुपर स्पेशलाइजेशंस आ रहे हैं, कीमोथेरेपी तक ओरल दी जा रही है। तो ऐसे में हमें ये बताइए कि जानवरों के लिए क्या चिकित्सा के मतलब मायने हैं, क्या वो स्तर अभी तक विकसित हो पाया है? नहीं, बहुत बड़े बड़े अनुसंधान हैं। अच्छा। और हमारे बरेली IZ नगर में IVRI है, पूरा रिसर्च सेंटर है वेटनरी का जी। और अब हर चीज़ें, अच्छा। जैसे आप मेडिकल पद्धति में देख रही हैं, हाँ। इसमें भी सब चीज़ें आ गई हैं। अच्छा। और इसमें कोई वो नहीं है कि किसी का डॉग अब उपचार या टेस्ट के बिना गड़बड़ हो जाए जी। ऐसा कुछ नहीं है। अब वही आप बात कर रही थी कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी डॉग में होता है, हम लोग रोज़ दूसरे तीसरे केस में कर रहे हैं। ट्यूमर के लिए, जिस केस में ट्यूमर हो जाता है और ऑपरेशन योग्य नहीं है जी, या स्टार्टिंग है जिसको कीमोथेरेपी से कवर किया जा सकता है, उन सब के लिए आप लोग करते हैं? मतलब आ गया फील्ड में काम हो रहा है। वाह। तो मतलब आप लोग पशुओं की देखभाल के लिए मतलब काफ़ी उच्च स्तर के सुविधाएं, हायर रिसर्च हो रहा है, बहुत हर साइड से हर डिपार्टमेंट खुलते जा रहा है। सर, आज के ज़माने में पेट लवर्स की तो कमी नहीं है, डॉगी और कैट्स रखना तो बहुत आम हो गया है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों में जो पेट लवर्स हैं उनके लिए ये बताएं कि ये मतलब ये डॉगीज़ की देखभाल के लिए सबसे अच्छी तरीका क्या हो सकता है? आप तो खुद एक वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करें, जैसे जी, कोई कार खरीदता है तो कार चलाने के लिए पहले ट्रेनिंग लेता है, जी, जानना पड़ता है, लाइसेंस लेता है, रोड पे आता है तब। उसी तरीके से अगर आप पपी पाल रहे हैं और आपके लिए वो नई चीज़ है, तो उसका हर मिनट आप उसको वॉच करती रहेंगी। अच्छा। तो उसके लिए पहले से गाइडलाइन अगर समझ लें तो आसान हो जाती है हर चीज़ें। जैसे बच्चों में है
कि कभी कभी लोग कहते थे ना पुराने गांव में पद्धति थी आज पसली उखड़ गई इसकी, हाँ। मतलब सांस चल रही है। हाँ। तो वही कहने का तात्पर्य है कि अगर शुरू से आपको एक गाइडेंस रहेगी तो आप उसको उसी लाइन पे पालेंगे। तो क्या इन्हें मतलब ये चीज़ों को सीखने का कोई तरीका होता है? जैसे कोई मतलब जैसे बच्चों के लिए तो काफ़ी कुछ हो गया है, लोग हाँ, जो तो बच्चे करना चाहते हैं वो उसके पहले ट्रेनिंग करते उसी हैं। तरीके से इनमें डॉग का है कि फर्स्ट टाइम जब डॉग आप परचेज कर रहे हैं जी। या किसी से अडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ। तो अडॉप्ट करने के पहले किस ब्रीड का रख रहे हैं, उस ब्रीड में क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। कुछ ब्रीड ऐसे होते हैं कि जो आइडियल गार्ड डॉग हैं कि जिनको अपने घर में चौकीदारी कराना है, वो उन्हीं के लिए रखते हैं। उनके लिए, क्योंकि गार्ड से ज़्यादा फेथफुल है हाँ डॉग, जी। तो इसलिए गार्ड डॉग लोग रहते हैं नेचर वाइज। हाँ। और सब चीज़ें आजकल गूगल्स और बुक्स में चारों तरफ यूट्यूब में डाल दीजिए, हर रेफरेंस आपको मिल जाएगा जी। लेकिन बेसिक नॉलेज रखना भी ज़रूरी है जी। तो उसके लिए आप उसके खाने पीने के लिए, उसके नहलाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, अगर बाई द वे ओवर फीडिंग हो गई तो भी दिक्कत है। हाँ। रात में 11 बजे डायरिया होने लगा, आप किस डॉक्टर को आप फ़ोन करेंगे, किससे बात करेंगे? तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा सा गाइडेंस है तो आप एक वोमिटिंग की दवा, एक डायरिया की दवा, एक पैरासीटामोल रख लें, जिससे कि कभी एकाएक फीवर आ गया तो आप उसको अपने से कंट्रोल कर सकें, उसका डोज आपको मालूम हो तो आप पिला सकें। अच्छा, तो इन सारी ही चीज़ों के लिए आप लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज मिलती है और सबको उनको गाइडेंस दे दिया जाता है कि इस तरीके से किया जाता है इन चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि उनके सबसे मेन चीज़ है उनके खाने पीने का जी। खाने पीने में ओवर फीडिंग ना हो जाए। इनको 4 आवरली खाना दिया जाता है जिससे कि एक स्ट्रोक में जितना खाया है वो 4 घंटे में पच जाए। अच्छा। खाने के जस्ट आफ्टर 5 to 10 मिनट पे इनको बाथरूम या सूसू की ज़रूरत होती है। तो अब अगर आपने खाना खिला के अपने ड्राइंग रूम में कालीन पे छोड़ दिया तो वो 5-10 मिनट तो ताकेगा, घूमेगा, आप समझ नहीं पाएंगे और पोटी वहीं कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना आने पाए उसके लिए थोड़ा सा हिंट टिप्स ले लेना चाहिए। अच्छा, कि आप समझ पाएँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, अब आप क्या। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इनको प्रॉपर जब 3 महीने का हो जाते हैं तो इनको डिवर्मिंग किया जाता है, कौन कौन वैक्सीन कब कब लगना है। अच्छा। उसके लिए तो वैक्सीनेशन की लाइन होती है, जैसे बच्चों में होता है उस तरह इनमें भी कि 5 to 6 वीक में फर्स्ट वैक्सीन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक तरीके से ये एक बच्चे को पालने जैसा ही है। पालने इसमें बहुत फैटल डिजीज़ होती हैं, पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, तो उसके लिए पहले से ही वैक्सीनेशन होता है। ऑल इन वन बोलते हैं या 7 in 1। अच्छा। तो 7 डिजीज़ का कंबाइंड एक प्रिक है। अच्छा। वो 5 to 6 वीक में लग गया। दूसरा वैक्सीन 3 मंथ पे रेबीज़ का लगता है। इन लोगों का वैक्सीन का बूस्टर 1 महीने बाद जस्ट आफ्टर 1 मंथ लगना ज़रूरी होता है। अच्छा। तो वो एक बुक बन जाती है, इनको सेकंड कब लगना है उनके पास रहेगा। तो अच्छा। उसमें कुछ हिंट्स दिया रहता है कि आप पढ़ लें कि कब डिवर्मिंग करना है, कब क्या करना है। अच्छा। सर, ये भी हमने सुना है कि डॉगीज़ में आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं, इंसानों को हो रहा है तो फिर डॉगीज़ का क्या कहना। तो मतलब डॉगीज़ में हीट स्ट्रोक्स और डिस्टेम्पर ऐसी बीमारियाँ बहुत हो रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हम कोई तरीके अपना सकते हैं क्या, मतलब इन सारे डॉगीज़ वगैरह के लिए? हीट स्ट्रोक तो इस टाइम इतना हाई टेम्परेचर चल रहा है और 40, 45, 47 तक जा रहा है, तो बच्चों के लिए या डॉगी के लिए तो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल कठिन है जी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में आप एसी है तो एसी में रखिए, कूलर है तो कूलर का में रखिए। टेम्परेचर जितना होना चाहिए आइडियल रूम टेम्परेचर, उसी रूम टेम्परेचर पे रखिए उसको। अच्छा। दूसरा चीज़ है कि अगर बाय द वे हीट स्ट्रोक से उसको टेम्परेचर आ गया, आपको कैसे पता लगेगा? जब आपने उसको उठाया तो उसका पेट, एब्डोमेन रीजन एकदम गर्म रहेगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 98 है या 97 समथिंग जी, और डॉगी का नॉर्मल टेम्परेचर 100.4 होता है। अच्छा। किसी ब्रीड में 102 तक चला जाता है। तो अब उसमें डिटेक्ट करना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप स्पॉन्जिंग कर सकती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर आपको लग रहा
या जो डिजिटल थर्मामीटर हर घर में उससे होता है, पता लगाया उससे जा आप सकता है। पेट पे एब्डोमेन में लगा लीजिए, नस में लगा लीजिए और टेम्परेचर आपको मालूम हो जाएगा। टेम्परेचर जब आपको डिटेक्ट हो जाए कि इसका टेम्परेचर 101 या 102 से ऊपर है, तब आप उसके लिए फ़र्स्ट एड दे सकती हैं। और वो फ़र्स्ट एड बर्फ़ के पानी में आपने टॉवेल डाल दिया, भिगो के उससे पूरा बदन उसका पोंछ दिया। अच्छा। एक आइस पैक आता है, फ्रिज में रखे रहते हैं लोग, आइस पैक को उसके सर पे रख दिया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, हाँ, ब्रेन फीवर ही तो स्ट्रोक पे अटैक करता है, तो इसलिए ब्रेन पे ही पहले ठंडा पहुंचाना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जितने भी लोग होते हैं वो कई विलायती किस्म के डॉगीज़ भी पाल लेते हैं, जिनके मतलब जो कि यहाँ इंडिया के मौसम के हिसाब से इतने सही नहीं होते हैं। मतलब कुछ को तो मैंने खुद ही देखा है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब फरी होते हैं, जो कि शायद यहाँ सर्वाइव भी ना कर पाए। क्या उन लोगों को कुछ खास देखभाल की ज़रूरत पड़ जाती है? देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से जो ज़्यादा हेयर वाले डॉग होते हैं, शीप डॉग हैं, सेंट बर्नार्ड है जी, तो इन लोगों में टेम्परेचर सहन शक्ति कम होती है जी, तो उनको थोड़ा सा गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए। तो उसका यही मैंने बताया ना कि कूलर तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। बड़े डॉग हो जाते हैं तो हाँफने लगते हैं, फिर फ्रॉदिक फ्लूइड आने लगती है। अच्छा। और पेंटिंग होने लगती है। अच्छा। बॉडी पूरी पेंट करती है, तो वो ड्यू टू टेम्परेचर होता है, गर्मी हो गई से। में। अच्छा। और डॉग हैं सिंपल लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और जो छोटी ब्रीड में स्पिट्स हैं, पागर, ये लोग तो सब सर्वाइव कर जाते हैं, आराम से रह लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा फरी डॉग्स होते हैं उनको ज़रूरत है है, और जो हिल प्लेस के हैं। अच्छा सर, ये डॉगीज़ में आजकल कैनाइन डिस्टेम्पर का ये जो घातक रोग है ये भी फैल रहा है, जो कि खासकर गर्मियों में ही फैलता है। तो क्या इससे बचाव के कुछ खास तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, और ये कितना घातक वायरस होता है? ये बहुत ही घातक वायरस है और टोटल अराउंड 10 डिजीज़ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि आपका मान के चलिए कि 90% तक फेटल है। अच्छा, तो इसमें बचने की संभावना बहुत तो कम है। इनका प्री वैक्सीनेशन होता है। ओ, तो वही बताया था शुरू में हमने आपको कि 5 to 6 वीक और 6 वीक तो 2 मंथ के अंदर में इनका वैक्सीनेशन लगवा लें। और कंबाइंड वैक्सीन आती है जिसमें है डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर जी, दूसरा है पार्वो, तीसरा एडेनो वायरस, चौथा आपका क्या नाम है पैराइन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, ठीक है। एक आता है इंट्रोकानोलॉजिक और छठा है आपका पैराइन्फ्लुएंजा। तो उसके बाद भी एक डिजीज़ है रेबीज़, वो हम आपको अभी अलग से बताते हैं। रेबीज़ बहुत ही फेटल होता है और वो तो इंसानों तक के लिए घातक है। अब आपने पूछा डिस्टेम्पर के बारे में जी, तो डिस्टेम्पर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है और उससे उसका अगला हाथ या पिछला पैर अफेक्टेड हो जाता है। और जैसे एपिलेप्सी टाइप का आता है, अच्छा, उस मिर्गी का दौरा, मिर्गी का दौरा उस टाइप का हिलने लगता है। उसके माउथ से फ्रॉथी फ्लूइड निकलता है। ओके, ठीक है। फ्रॉथी फ्लूइड मतलब झाग जैसा। तो ये गर्मियों में ही ज़्यादा फैलने वाला वायरस है? ज़्यादा है, लेकिन हो जाता है हर सीजन में, ऐसा नहीं है। लेकिन इस टाइम क्योंकि स्ट्रोक है, हीट ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी में चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब इससे बचाव का जो ट्रीटमेंट से बचाव बहुत रेयर ही बच पाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ वैक्सीन ही है? वायरस है और वैक्सीन है, उसके बाद अब एंटीजन भी आने लगा है। अच्छा, एंटीजन आता है कि जब डिस्टेम्पर हो जाए तब वो एंटीजन लगता है। अच्छा, तो उससे तो बच जाते हैं। मतलब बचाव का मतलब तरीका है और मतलब बच सकता है वो बच सकता है। और नर्वाइन इफेक्ट ज़्यादा इसमें होता है डिस्टेम्पर में। अच्छा, इसलिए ट्रीटमेंट लंबा चलता है। अच्छा, क्योंकि नर्व इफेक्टेड हो जाता है, अगला पैर गड़बड़ हुआ, फिर पिछला पैर गड़बड़ हुआ, कभी कभी आई पे असर आ जाता है जी, माउथ पे असर आ जाता है, स्वेलिंग होने लगती है। तो इन सारी कारणों से मतलब ये एक वायरस है तो इंसान मतलब सबको वैक्सीनेशन कराना ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा सर, डॉगीज़ के ऊपर और सारे जानवरों के ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि आपका जीवन काफ़ी संघर्षमयी रहा है। मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जीवन में जो आदमी पैदा हुआ है जी, उसको तो संघर्ष करना पड़ेगा, और हमने बहुत किया है। इसलिए तो उसमें क्या है कि जहाँ तक हमारी पर्सनल लाइफ में है जी, हार्डशिप्स बहुत रही पढ़ने के पीरियड में। अच्छा। और हमने इवन आपको बताएं कि हमने किताब तक नहीं खरीदी, और सब अपने सीनियर से नोट्स ले पढ़ाई करते रहे। सर्जरी में मैंने टॉप किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, संघर्ष तो देखिए, जिस दिन आदमी पैदा हुआ है संघर्ष तो करना है। जैसी पैदा हुआ तो दाई तुरंत उसको थपथपाती है, मारती है कि इसके मुंह से आवाज़ निकले, जी, है ना जी। तो जब वो धरती पे आया तो तभी से बेचारा संघर्ष कर रहा है। उससे बड़ा तो आज पोलियो का टीका लगना, तो आज टीका लगना, तो आज वो बेचारा मेंटल प्रेशर में है। उसके बाद स्कूल की रवानगी, बस्ता लेना और जाना आना, पढ़ना, तो हाँ, फिर क्लास में बच्चे पीछे से तड़ी मार दे रहे हैं, उसका संघर्ष। तो संघर्ष तो क्लास में, कॉलेज में, और जब वो शादी हो जाती है तो वाइफ आई तो उनको लेके संघर्ष, वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनको लेके संघर्ष, उसको इशू हुआ तो उसको लेके संघर्ष। तो और जब मरता है आदमी, घाट पर जाता है तो वहाँ भी संघर्ष होता है, तभी उसका ये जीवन ही संघर्ष तो जीवन ही संघर्ष में है। उसी पल में, उसी क्षण में हम भी 2-4 संघर्ष किए हैं। तो हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके संघर्षों की कहानी क्या रही है। ये सारी ही चीज़ें सबके लिए काफ़ी मतलब प्रेरणादायी होती हैं। थोड़ा फाइनेंशियल संघर्ष था, जिसकी वजह से हर टाइम मैं हॉस्टल में भी एक ही टाइम खाना खाता था। अरे, जिससे कि पैसा बच सके और हम आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। जी। बुक्स का तो हमारे सीनियर हमको हेल्प कर देते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपना पास आउट करके निकल आए। निकल आने के बाद फिर हमें कुछ करने की एक भावना थी, तो हम डे बाय डे बढ़ते गए और करते गए। आपने काफ़ी कुछ किया है सर, आपका जीवन ही प्रेरणामयी है। मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आया, बुढ़ा था जी, गांव परिपेक्ष का था जी। उसने कहा कि हमारी गाय है, उसको डिलीवरी नहीं हो रही। अच्छा। और सब डॉक्टरों ने कहा कि वही कर सकते हैं तुम्हारा काम, तुम उन्हीं के पास जाओ। वो आया, मेरा पैर पकड़ के बैठ गया हॉस्पिटल में। उस टाइम मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी रोड से किराए की साइकिल लेके और उसके साथ जंघई तक गया साइकिल से, और जाके उसके गाय का बच्चा निकाला, डिस्टोपिया जो था जिसको, और निकाल के वो दोनों जच्चा बच्चा दोनों से सर्वाइव किए। फिर हम शाम को साइकिल से लौटे। तो संघर्ष तो बस धुन थी, कोई उससे पैसा भी नहीं लेना था। बेचारा इतना गरीब था कि क्या कहना। तो अपना एक शुरू से रहा है, आज भी देखिए। शायद मेडिकल प्रोफेशन ही एक तरीके से सबकी सेवा का ही प्रोफेशन है। जी जी। और आपने मतलब सेवा तो बखूबी की है, सबकी की है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान का आशीर्वाद भी इसलिए आपके सर पे है हमेशा से। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप नगर निगम के अधिकारी रहे हैं, हमें ये भी पता है कि आपने 2-3 बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो लोगों की याद में आज तक है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने चौराहों को पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया, आपने मतलब शेल्टर हाउसेस डेवलप किए, सब कुछ, इतना सब कुछ किया, ये सारे आइडियाज़ आपको मतलब कहाँ से आए और ये इतने कारगर कैसे हुए? आपके हिसाब से ये कितने कारगर क्यों रहे? एक बार मीटिंग चल रही थी, उसमें ये प्रॉब्लम आई और हमारे जो हायर अधिकारी थे उन लोगों ने कहा कि पार्कों को कैसे सुंदरीकरण किया जाए जी। और यहाँ पे उस टाइम 140 पार्क नगर निगम के थे और डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी पार्क थे। उन पार्कों को उतना बजट था नहीं, न उस टाइम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास और न ही
डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। जी। तो ये जब दायित्व तो हमको दिया गया कि आप इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इस काम को करके कराइए, और उसमें कुछ ऐसा टाइम बाउंड दिया गया कि 1 महीने का पीरियड था। अच्छा। मैं सोचता रहा, फिर सुबह आके हमने बातचीत किया। फिर अब मेरे ही दिमाग में आया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के जैसे होता है कि उसको करने से तो जितने पार्क हैं, हमने बड़े पार्क को अलग कैडर में रखा, छोटे पार्क को अलग कैडर में रखा, जो चौराहों पे गोल पार्क हैं उनको अलग कैडर में रखा, और उस हिसाब से लिस्ट बनाया कि पूरे शहर में कौन लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने बैंक्स को इनवाइट किया, एक मीटिंग हायर अधिकारियों के साथ कराया। अच्छा। और उस मीटिंग में सब लोगों को इनवाइट किया, बुलाया। अच्छा। जितने हायर बैंक हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने ऐसे ऑफिसेज हैं जिस पे गवर्नमेंट का टच है, तो इन लोगों को बुला के एक मीटिंग किया और उसमें ये कहा कि आप लोग को पार्क हम लोग अलॉट कर देंगे, मीन्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आप 1 महीने के अंदर इसका सुंदरीकरण करें और उसके एवज में आप अपनी ब्रांडिंग कर लें, मतलब सौजन्य बाई सच एंड सच। अच्छा। तो आपका इंस्टीट्यूशन का एडवर्टीजमेंट भी अच्छा हो जाएगा और हमारा पार्क सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। इस पे सब लोगों को ये पसंद आया और लोगों ने एक तरफ से हाँ कर दिया। तो इस तरीके से जैसे किसी बड़े पार्क को हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के दो दे दिया, एक को इलाहाबाद बैंक दे दिया, एक को डीपीएस स्कूल दे दिया, एक को इफ़को लोगों को इनवाइट किया, इफ़को को भारद्वाज पार्क दे दिया, हाथी पार्क हमने उनको। इस तरीके से सब पार्क जितने हैं, अतरसुइया पार्क था तो एक सरदार जी थे वो इंटरेस्टेड थे उनको। तो एक तीर से 2 निशाने आपने किए। नहीं, और रियल बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर 28 दिन का उन लोग को टाइम दिया था। 28 दिन में सब लोगों ने अपना रंग रोशन कर दिया पार्कों का। किसी ने बनवा दिया, किसी बिल्डर को दिया तो उसने, कॉलोनाइजर को तो उसने पूरा बाउंड्री खींच दिया। तो मतलब इस तरीके से लोगों ने अपने अपने हिसाब से सब कुछ किया और सब अपने नाम के लिए, हाँ, अपनी ब्रांडिंग के लिए सबने अच्छा किया। ये तो आपका मतलब काफ़ी आपने दिमाग लगाया, ये बहुत अच्छा काम था। तो आपने मतलब इतनी सारी चीज़ें की, शेल्टर हाउसेस का निर्माण किया, ये सब कुछ आपने खुद के आइडियाज़ के थ्रू किया। अब सर हम आपसे वापस से डॉगीज़ वगैरह के बारे में बात करना चाहेंगे। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर अब हम लोग वापस से डॉगीज़ के बारे में ही बात करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि हमने ये भी सुना है कि आप डॉग फैशन शोज़ आयोजित करते हैं, इनके पीछे का क्या उद्देश्य है? फैशन शो एंड डॉग शो जी, ये 72 से हमने स्टार्ट किया था इसको। अच्छा। और उससे ये होता है ना कि ये एक कंपेनियन ब्रीड है। कंपेनियन डॉग जो होते हैं, अच्छा, वो फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। तो बहुत से लोग बाहर पोस्टिंग है, हस्बैंड बाहर हैं, खास तौर मिलिट्री वाले, और उनकी मिसेज घर पे हैं, 2 बच्चे हैं। अब उन लोग को एक डॉग मिल जाता है तो कंपेनियन एक उनको रहता है, बेहतर हो जाता है। एक तो गार्ड डॉग के पर्पज़ से, दूसरा फैमिली को, तो आपस में लोगों का समय खेलने। तो डॉग शो कराते थे। अच्छा। तो लोगों में जिज्ञासा तो ये होता क्या है। अच्छा। तो जब देखने आते थे डॉग शो कंपनी बाय, तब वहाँ पे लोग देखते थे। तो वहाँ से एक बच्चे ने किसी ने पाला, उसके फ्रेंड ने कहा कि मम्मी हमको भी दिलाओ। हाँ। इस तरीके से डे बाय डे क्रेज़ बढ़ता गया। अच्छा। और आजकल तो टीवी में, चैनल में, यूट्यूब हर में जगह डॉग है, तो इसलिए लोगों में तो वो कंपटीशन कराने से ऑब्जेक्ट ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस रहे और अच्छी से अच्छी तरह पालें, अच्छे से उसको रखें, उसका रख रखाव, उनका खान पीन, उनका अच्छा। नहलाना धुलाना, ये सब कुछ सही हो, इसलिए कंपटीशन होता था। अच्छा। कि अब हमारा तो ये आइडिया आपको एग्जैक्टली आया कहाँ से कि आप फैशन शो करवाएंगे? यही सब तो दिमाग की उपज है जी। ट्रेंड सेटर्स वाले काम तो आपने बहुत किए हैं।
अब सर हमें ये बताइए कि रेबीज़ के बारे में बात करते हैं। रेबीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि कुत्तों में आमतौर पर पाई जाती है। हम रेबीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे पहले। रेबीज एक बहुत ही फेटल डिजीज़ है जी। और दैट इज़ 99.9% फेटल है। वो डॉग में हो जाए या ह्यूमन में होता है तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको। तो इससे डॉग में क्या है कि डॉग में अगर रेबीज होती है तो वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो डॉग में क्या होता है कि दो टाइप की रेबीज होती है, एक डंप रेबीज होती है, एक फ्यूरियस रेबीज। डंप रेबीज में क्या होता है कि डॉग बोलता नहीं है, अच्छा, और वो शांत रहेगा और उसके पास जब कोई मक्खी उक्खी आ गई तो उसने अपना रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया। और जो फ्यूरियस रेबीज होती है उसमें भौंकते हैं, चिल्लाते हैं और बाइटिंग नेचर डेवलप होता है। ओ, ठीक है ना, जस्ट मतलब उल्टा है। उल्टा है। हाँ। तो रेबीज किसी भी डॉग में जब हो जाता है तो वो विद इन 10 डेज उसका डेथ होना निश्चित है। तो ये जो डंप रेबीज है उसमें तो किसी को पता भी ना लगे कि उसको हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने किसी एनिमल्स को काट लिया है, जैसे गांव में बकरी है, भेड़ है, हाँ, गाय, भैंस, और या किसी आदमी को काट लिया है, तो पुराने ज़माने में 14 इंजेक्शन लगते थे और पेट में लगता था अगर आदमी को काट लिया तो। उसी तरह अगर जानवर को काट लिया तो उसी रेशियो में पशुओं को लगता है वैक्सीन। अच्छा। आजकल तो लेटेस्ट इतना वैक्सीन्स आ गए हैं टेक्नोलॉजी कि अब 6 डोज की आ गई हैं और 3 डोज का भी आ गया है। अच्छा। एक है कि साइट पे ही इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो डंप रेबीज के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो उसको प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन करवाया जाता है चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो ह्यूमन। अच्छा सर, वैक्सीनेशन के बाद क्या वो वायरस डॉगी के शरीर में निष्प्रभावी हो जाता है या मतलब वो खत्म हो जाता है? नहीं, डॉगी के शरीर में जो डॉगी को लगाया जाता है वैक्सीन, वो बात अलग हो गई, समझ रहे हैं जी। वो तो जो प्री वैक्सीन लगता है डॉग को, उसमें रेबीज वायरस 3 महीने में आ जाता है। 3 महीने के पहले उसको मदर से वायरस रहता है, जिससे कि ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 3 महीने के बाद रेबीज लगना अनिवार्य हो जाता है और 3 महीने में स्लाइवा में आने लगता है वायरस। तो इसलिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर में लगवाना चाहिए। अच्छा। रेबीज का, और उसका बूस्टर डोज आफ्टर 1 मंथ लगता है, फिर 1 ईयर उसको मेंटेन करना रहेगा। जब तक रेबीज और जब तक डॉग आपके पास है तब तक रेबीज लगवाना है, चाहे और इंजेक्शन लगवाएं ना लगवाएं, रेबीज कम से कम घर में जो बच्चे हैं, सर्वेंट्स आ रहे हैं, मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, परिवार के लोग हैं, तो उन सब के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है डॉग में। और दूसरा है कि वैक्सीन, मैं शुरू से बता दूं कि वैक्सीन का शेड्यूल जो होता है 5 to 6 वीक पे स्टार्ट हुआ जी। हमने बताया था कि उसमें कंबाइंड वैक्सीन लगती है, हाँ। जिसमें आप पार्वो, डिस्टेंपर, हेपेटाइटिस का नाम ले रही थी। उसके बाद 3 महीने पर रेबीज लगता है, हाँ। फिर रेबीज का भी बूस्टर आफ्टर 1 मंथ, फिर 1 ईयर उसको मेंटेन करना है। सभी वैक्सीन, वो वैक्सीन जो प्रिकॉशनरी मेजर में डिजीज़ के अगेंस्ट लगवा रहे हैं और ये वैक्सीन जो प्रिकॉशनरी मेजर में रेबीज के अगेंस्ट। ओके, आप समझ रहे? तो मतलब ये सारे वैक्सीन्स हर साल ये रिन्यू होने हैं। अब आप ये यहीं पे क्वेश्चन करेंगी कि साहब जो पालतू डॉग नहीं है और जो गैर पालतू हैं, हाँ, या जो स्ट्रीट डॉग है, तो उन लोग का वैक्सीनेशन, अब उनके लिए भी सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में वैक्सीन का प्रोविज़न है। अच्छा। आदमी लगवा सकता है, हम लोग भी फ्री कैंप साल में 2 बार करते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब नगर निगम कुछ करता है? ये सारे मतलब जो नगर निगम स्ट्रीट भी, वाले हाँ, नगर निगम भी जो एनिमल पकड़वाता है उनको वैक्सीनेशन करा के उनका स्टरलाइजेशन करता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा। और दूसरा पद्धत है कि आप, आजकल तो इतना अवेयरनेस आ गई कि हम तो देखते हैं कि हॉस्टल की लड़कियां खुद डॉगी को अपने कैंपस के लेके आती है, साफ कर दीजिए वैक्सीनेशन।
हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जब पब्लिक इतनी जागरूक हो रही तो हम लोग भी जितना हेल्प कर सकें मॉनेटरी की उसका फ्री वैक्सीनेशन रेबीज़ का हो जाए। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे ये रेबीज़ के बारे में आगे कि मतलब क्या ये सिर्फ डॉगी से इंसानों को हो सकता है या डॉगी से डॉगी में भी फैलता है? डॉगी से डॉगी में भी फैलता है, डॉगी से लार्ज एनिमल में भी फैलता है। अच्छा, हर एक में फैल सकता है। और डॉगी से इंसानों में भी, लेकिन डॉगी से डॉगी में जी तो डिटेक्ट हो जाएगा कि आप पालतू डॉग है आपका, आपको किसी डॉग ने काट लिया तो आपने तुरंत प्रिकॉशनरी पूरा कोर्स करा लिया। अच्छा, वही सबसे बेस्ट उपाय है। इसमें ये होता है कि साहब हमने तो अपने डॉग को रेबीज़ लगवाया है इंजेक्शन, हम क्यों लगवाएं जब लगवा चुके हैं। तो उसमें क्या है कि जो डॉग बाहरी है वो तो वैक्सीनेटेड का आपके पास गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है जी। उसका वायरस इसमें आ गया, अब वो एज ए कैरियर इनका डॉग किसी को काटा तो वो फैलेगा ना, चाहे एनिमल्स में। इसलिए प्रिकॉशनरी ये होता है कि वैक्सीनेशन। ये तो एक तरीके से टेटनस जैसा हो गया कि मतलब आप गिरे हैं तो आपको लगवाना ही है। अगर हुआ है तो फिर सेफ साइड रहता है ना, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी सर, इतने सारी आप चीज़ें करते हैं, इतना कुछ संभालते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, ऐसे में अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं? कर्म से ही, अपने कार्य से। एक रूटीन है और उस रूटीन में अगर कोई कार्य आ रहा है जी तो पहले काम उसके बाद कोई और चीज़। तो उसमें होता क्या है कि ठीक है अपना चल रहा है। तो आपका मतलब ये रूटीन है क्या? आप हमारे दर्शकों से भी साझा कीजिए तो मतलब वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट सीख पाएँ। देखिए, मॉर्निंग वॉक मैं डेली करता हूँ अराउंड 35 to 40 मिनट्स पर डे जी, अराउंड 3 किलोमीटर्स। उसके बाद आया, ब्रेकफास्ट लिया, उसमें लाइट जो अखवा चना और ये सब लेते हैं, कोई हेवी चीज़ नहीं खाते। अच्छा। फिर रेडी होने के बाद 10 बजे थोड़ा सा लाइट व्यायाम जो होता है अच्छा वो करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर दिनचर्या आपकी जो भी है फिर 2 बजे तक क्लिनिक पे रहते हैं और उसके बाद 10 से 2 से ढाई आधा घंटा बहुत लाइट लंच लेते हैं, आधा घंटा ही रेस्ट कर पाते हैं, फिर 4 बजे से फिर निकल जाते हैं। और फिर पूरा दिन आपका ऐसे ही जाता है। वाह सर, जैसा कि हम सब जानते हैं आप डॉग केयर सेंटर के निदेशक हैं और मतलब आपने डॉग केयर सेंटर को प्रयागराज में एक ब्रांड बना दिया है। आज किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले डॉग केयर सेंटर के बारे में ही जानता है और वहीं पहुंचता है। तो ऐसे में हमें ये बताइए, इसे इतना बड़ा ब्रांड बनाने में आपने कितनी मेहनत की है? मेरा सोचना है कि अगर आदमी टाइम का पंक्चुअल है, कोई भी इंसान, और किसी उसमें है, किसी ट्रेड में है, किसी प्रोफेशन में है, अगर वो टाइम के जी पंक्चुअल है तो वो हमेशा सक्सेस रहेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से समय ही सबसे बलवान है। हाँ। जी, और समय ही सब परिवर्तन लाता है, और उस समय को जो आदमी पास कर गया अपना, मतलब हर एक को दुख सुख सब चीज़ आती हैं इसी समय, कुछ भी सम नहीं रहता जी। उसमें उस समय को आप किसी तरीके से मैनेज कर लें तो आगे बढ़ते हैं जी। और डॉग केयर सेंटर का ब्रांड की जहाँ तक बात है, अराउंड 72 से मैं इस लाइन में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज 50 इयर्स हो गया मुझे काम करते। तो हमने काम को ही पूजा बनाया है, उसको पहले मतलब इम्पोर्टेंस दी है उसकी, और सेकंड लाइन पे जी। वो तो मतलब समझ में आ रहा है कि आपने मतलब साधना ही की है एक तरीके से इन सारी चीज़ों की। सर, हम आपसे एक और बात अब वापस से डॉगीज़ के बारे में ही बात करना चाहेंगे। तो बीमारियां तो खैर बहुत सारी हैं, इनमें भी मतलब बीमारियों की खैर कमी नहीं है। जैसे माइट्स हो गया, पार्वो हो गया, लेप्रोस्पिराइसिस हो गया, ये सारी बीमारियां नाम से ही मतलब इतनी बड़ी लग रही हैं। तो ऐसे में इनके बचाव के क्या उपाय हैं और इन सबको जानने के लक्षण क्या हैं? पार्वो बहुत ही फैटल डिजीज़ है और हो जाने पे बचाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब इतनी दवाएं आ गई हैं, इतना वैक्सीनेशन शेड्यूल हो गया है कि बच जाते हैं। अगर कोई सिंसियर
पालने वाला भी सिंसियर हो जाए और इलाज करने वाला भी सिंसियर हो जाए। तो ऐसे में पार्वो एक वायरस है जी, और इसमें दैट इज़ 99.9% फेटल डिजीज़ है। अगर हो गया तो बचाना मुश्किल है, लेकिन अगर उसमें मेहनत आदमी 1 हफ्ता कर लिया तो वो बच भी सकता है। अच्छा, इसमें सिम्टम क्या आता है कि पहले वोमिटिंग, फिर डायरिया, टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, फिर वोमिटिंग कंट्रोल करना है, फिर डायरिया कंट्रोल करना है। और डायरिया में ब्लड आने लगता है, फिर इतनी बिसाइन स्मेल आती है, ऑड स्मेल, कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पूरा घर स्मेल से भर जाता है। दूसरा ये कि ब्लड आने की वजह से स्मेल और बदबू भी आएगी। तो जो ट्रीटमेंट लाइन है उसका बस यही है कि पहले तो प्री वैक्सीनेशन होना चाहिए 5 to 6 वीक में, फर्स्ट वैक्सीन, सेकंड वैक्सीन एंड थर्ड वैक्सीन, मतलब सही टाइम से वैक्सीन लें। और दूसरा है जब बीमार अगर पड़ गया, अगर प्रॉपर वैक्सीन है तो जल्दी बीमार होते नहीं। अच्छा, लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया तो देन एंड देयर उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, और सुबह शाम उसमें सलाइन पे रखना पड़ेगा, सलाइन अच्छा। वाटर से, मतलब ड्रिप सुबह शाम चढ़ेगा, और दवाएं सब पड़ेंगी उसमें। एक तो एंटीबायोटिक्स चलेंगी, एंटी ब्लड कोगुलेंट चलेगा, एंटी वोमिटिंग चलेगी है, और एंटी कोगुलेंट भी रहेगा, साथ में सपोर्टिव थेरेपी में विटामिन वगैरह लगेगा। तो ये दोनों टाइम चढ़ाता रहे। अच्छा, अब तो एंटीजन आने लगा है, जो लोग एफर्ट कर सकते हैं तो एंटीजन लगवा लेते हैं। अच्छा, तो उससे मतलब काफ़ी राहत होती है। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है उससे। अच्छा, 7 दिन में कंट्रोल में आ जाता है। मतलब अगर सारी चीज़ें सही तरीके से चलें तो फिर 7 दिनों में आपका डॉगी सही भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड उनका 7 दिन का समय है। अच्छा, सर अब माइट्स के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी बीमारी है और इसमें क्या होता है? माइट्स इसी टाइम होती है आपके मई जून जुलाई में। अच्छा, ये टिक्स फीवर बोलते हैं इसको, अच्छा, और टिक माइट भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें कई टाइप के होते हैं सरकोटिव, एक स्मॉल होते हैं, एक लार्ज होते हैं। ये स्किन में लग जाते हैं, स्किन से ब्लड सक करते हैं। ओह, तो जैसे आपका मलेरिया होता है, डेंगू होता है, उसी तरीके से इनका है कि मच्छर न काट के ये एक अलग टिक्स हाँ, होते हैं, एक टिक्स। अजीब टाइप के। तो छोटे छोटे हैं, चींटी के बराबर होते हैं, रेड कलर के। वो एक आ गया तो एक से फिर बढ़ते जाते हैं, नाखून हो जाते हैं। अच्छा, तो पूरी बॉडी में जब फैल जाते हैं तो ये ब्लड को शक करते हैं। शक करने से क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर आने का भी होता है, अच्छा, और उसको बोलते हैं आपको पैराप्लाज्मोसिस। इसमें क्या होता है कि ब्लड पैरासाइट्स हैं। अच्छा, तो इसे तो ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो अच्छा, जाता है। तो उसके लिए टिक शैम्पू आते हैं, टिक माइट्स के लिए ड्रॉप आते हैं, अच्छा, उनके गले में डाल दिया जाता है। दूसरा टिक शैम्पू आता है, शैम्पू से बाई वीकली नहला सकते हैं, अच्छा, फिर कंघी से बाल झाड़ना। तो फिर इसके लिए मतलब पहले से मतलब इंसान बचावी तौर पे भी मतलब अपने डॉगी को इन्हीं सारी चीज़ों से कर सकता है। उसके भी टिक्स के इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन लगवाने। अच्छा, और सर ये लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? लेप्टोस्पायरा है, वो भी एक इन्फेक्शन ही होता है। अच्छा। उसमें डायरिया होता है, उसमें भी रेड आता है। अच्छा, तो इन सब के भी ट्रीटमेंट्स हैं और ये सब के सब मतलब उपचार ठीक हो योग्य जाता है, हैं? हाँ, उपचार हो जाता है। अच्छा सर, क्या इंसानों की तरह डॉगीज़ भी डिहाइड्रेट होते हैं? जैसे गर्मी तो बहुत है, खास तौर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है। पानी की उनकी कैपेसिटी तो ज़्यादा ही है। कैपेसिटी होती है। पानी पीने के बाद डिहाइड्रेशन ऐसे हो जाता है कि अगर कोई उनको 2 वोमिटिंग हो गई या 2 डायरिया हो गया किन्हीं कारणों से, जी। गर्मी के दिन में खाने पीने का जैसे चेंज हाँ। हुआ, तो उसमें नमक चीनी का पानी, ORS, अच्छा, इन्हीं सारी चीज़ों से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। उसी से कंट्रोल किया जा सकता है। और जब अगर वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के लिए आप क्या नाम है, एंटी वोमिटिंग ड्रग्स, ओमिकाइंड है, पेरिनॉर्म है, ये सब अच्छा, 1 ml पिला सकते हैं बच्चों को। अच्छा, उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इंजेक्शन दे देते हैं। जी, डिहाइड्रेशन में ड्रिप चढ़वा सकते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ जाएगा,
डीएनएस आ जाता है। तो मतलब इन सारी ही चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, और मतलब एक तरीके से इंसानों के जैसे है, सब गर्म कुछ से वैसा ही है। बचाने के लिए थोड़ा सा वही कूल पे रखना कूल है, टेम्परेचर्स में रखें और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। जी, यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, पालतू जानवरों में सर्जरीज किस प्रकार की होती हैं, और अगर सर्जरी होती है तो इसके पहले आप टेस्ट किस टाइप के कराते हैं? नहीं, सर्जरी तो सभी होती है। अच्छा। जैसे आपका मेन है एब्सेस हो जाता है, उसकी सर्जरी है कॉमन। हीमोटोमा होता है, एक्युमुलेट हो जाता है ब्लड, अच्छा, तो उसको हीमोटोमा बोलते हैं, उसकी भी सर्जरी होती है। आपका आजकल बच्चे ना हों, अच्छा, उसकी भी सर्जरी होती है। एक होता है मेल में कि साहब मैटिंग ना हो, आगे जनरेशन ना बढ़े, उसकी भी हो Okay. जाती है। ये सब तो कॉमन सर्जरी है। ट्यूमर वगैरह होता है उसकी, उन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसकी भी सर्जरी इन हो सारी जाती ही है। चीज़ों की सर्जरीज होती हैं। तो सर ये उसमें हाँ, यही है कि एक होता है माइल्ड एनेस्थीसिया, जो कि आपको लोकल एनेस्थीसिया, अगर छोटी मोटी सर्जरी करना है तो लोकल एनेस्थीसिया से कर लेते हैं। अगर आपका मेजर सर्जरी है तो जनरल एनेस्थीसिया लिया जाता है, ड्रिप चलता रहता है, उसमें जनरल एनेस्थीसिया लेते हैं। अच्छा। और जितनी देर हमको सर्जरी का टाइमिंग है, मान लो आधे घंटे की सर्जरी है, 1.5 घंटे की है, जैसा सर्जरी उस हिसाब से एनेस्थीसिया का डोज बढ़ता है घटता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि इतनी सारी सर्जरीज होती हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं, तो फिर इन सारे टेस्ट के लिए इनके लैब्स अलग अलग होते हैं कि मतलब इनका कोई और तरीका होता है? पहले तो ह्यूमन लैब में भी हो जाता था। अच्छा। और लेकिन अब इनका भी, वेटनरी का भी अलग लैब्स अलग होते हो गए हैं, और इतनी एडवांस मशीन आ गई है कि आप अपने क्लिनिक पे ही रखिए, तुरंत ब्लड निकालिए, तुरंत टेस्ट कर लीजिए। ओके, तो वो ऑन द स्पॉट चीज़ें होती हैं। ECG हो जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे हो जाता है। सर वैसे तो मुझे काफ़ी सारी बातें करनी थी आप पे, डॉगीज़ की प्रेगनेंसी को लेकर, उनके छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, काफ़ी सारी बीमारियों को लेकर, लेकिन उन सब के लिए मैं आपसे अलग से समय लूँगी। फ़िलहाल मुझे ये बताइए कि इतने लंबे करियर में क्या कभी कोई ऐसा वाक़या रहा है जिसे आप एकदम याद रखना चाहते हो, कि जो दिल के बड़े करीब हो? इसके लिए हमने एक बार 2016 में जी, मैं वहाँ यूरोप गया था। तो जो ग्रुप था, मतलब फैमिली ग्रुप, तो सब लोग तो चले गए अपना घूमने घामने। जी, जरूर। और मैं हर जगह बस जाके अलग से गाड़ी करके और चला जाता था देखने क्लिनिक। अच्छा। कि इन कंट्रियों में वेटनरी का कितना डेवलपमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छा। हमारे इंडिया में नहीं हो पा है। रही। तो उनको मैं देख के आता था, फिर उसको यहाँ पे स्टार्ट करता था। अरे वाह। तो ये सब ओकेजन हैं। यूरोप के कई कंट्री में मैं गया तो वहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, हेयर कटिंग की। अरे, ऐसी तो रील्स भी देखते हैं। तो उसके लिए सब मशीनें ले आए, हमने यहाँ पे स्टार्ट कराया। अच्छा। और लोगों को ट्रेनिंग दिया, ग्रूमिंग का, नहलाने धुलाने। वहाँ पे तो मैंने सुना है डॉग्स के लिए अलग से सलून्स होते हैं। हाँ, होते हैं। तो वो सब चीज़ें तो वो धीरे धीरे इंडिया में भी सब डेवलप हो रहा है। अच्छा, तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो वेटनरी डॉक्टर्स की नई खेप अब आ रही है, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हें अब क्या करना चाहिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और खुद के जीवन में और डॉग्स के लिए देखभाल करने के लिए और चीज़ें क्या करनी चाहिए? 2 चीज़ें हैं। एक तो किसी को आप टाइम दे रहे हैं तो टाइम के पंक्चुअल हो। अच्छा। ये नहीं कि आपने क्लिनिक में टाइम दे दिया कि 11 से 2 बैठते हैं और वहाँ कोई पहुँच रहा है और गायब है कि नहीं? सही क्योंकि बात है। हर समय हर इंसान का, जो डॉग पालने वाला भी है, वो भी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और टाइम की वैल्यू करते हैं। वैल्यू है। हाँ। तो टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए जी। सेकंड, ऑनेस्टी होनी चाहिए। मतलब ऑनेस्टी मीन्स वर्क के प्रति आप ऑनेस्ट, काम सही से करें, और फिर आपका खुद कॉन्शियस बोलेगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, वो करिए ही नहीं तो कुछ बात कोई नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी।
सर अब हमें ये बताइए, ये जितने भी जानवर हैं इनके रख रखाव के लिए, चाहे वो पालतू हो चाहे गैर पालतू हो, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? सरकार तो लार्ज एनिमल में बहुत कदम उठा रही है जी। गौशाला खोल रही है, गौसदन खोल रही है और हर एरिया में खोल रही है और उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग से कर रही है, उस पर अलग से डॉक्टर नियुक्त कर रहे हैं जी। चारों तरफ वो हो रहा है, पूरे इंडिया में एक तरीके से प्रोग्राम चल गया। और इसी तरह डॉग का दो चीज़ें होती हैं, एक तो डॉग का रख रखाव जो लोग रखते हैं अपना खुद ही पालते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं जी, तो नगर निगमों में ये चाहिए कि एक शेल्टर खुलवा दें। अच्छा। और जिसमें कि इन टाइप के डॉगों को पकड़ा जाए और पकड़ के उनकी देखभाल की जाए, उनका वो किया जाए, क्या नाम है, बर्थ कंट्रोल के लिए ऑपरेशन करके और उनको वहाँ पे रखा जाए, खिलाने पिलाने की व्यवस्था है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डोनेट भी करना चाहते हैं। अच्छा। जो लोग कोई चलाए तो उन लोग को पब्लिक भी सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। जी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में सबकी करुणा है और सब ये करना चाहते हैं। सर हम आपसे ऐसे ही फिर से मुलाकात करेंगे और काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, पर अंत में आप हमारे दर्शकों को ऐसी कोई जानकारी देना चाहेंगे जो शायद हम आपसे ना पूछ पाए हों? इस समय सबसे ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को छुट्टियों में जी। जब जाते हैं तो अपने पेट्स को रखने की कहाँ व्यवस्था करें। हाँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत है। हाँ। समाज में इसकी ज़रूरत है और अक्सर लोग इधर उधर रख जाते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो मालूम हुआ कि वो कुत्ता बीमार पड़ गया। क्योंकि हम लोग के पास केसेस आते हैं तो मुझे फीडबैक जो मिलता है हाँ। वो बड़ा गलत मिलता है। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि या तो इसका कोई होम बनाया जाए हर शहर में, जी, सब जहाँ लोग पार्टी से अपने अपने डॉग को रखें और उसका जो भी नॉमिनल चार्ज होता है वो चार्जेस लें और मेंटेनेंस लें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर श्रीश चंद्रा, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे प्रयागराज के मशहूर कैनाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीश चंद्रा, जिन्होंने हमें डॉग्स से और पेट से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी दी। ऐसे ही कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो और इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञावत्सल मिश्रा को।